आज आप भी रहिए और इस कार्यक्रम में हमारे पास क्या क्या है वो सब कुछ आपको बताते हैं। एक लिस्टिंग है और आपकी स्क्रीन में मेरी असिस्ट, और ये करीब करीब 20% ऊपर 502, और याद रखिएगा 502 पे ट्रेड करता हुआ है इस वक्त। तो एक अच्छी खासी ये लिस्टिंग यहाँ पे लिस्टिंग गेंस 20%। आशीष बहती, राजेश सतपुते पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। विकास सालू के सुदीप शाह हमारे साथ फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़ेंगे और आज बिग मार्केट वॉइसेस में बातचीत करेंगे मनीष सुनथलिया जी के साथ। एक खास बातचीत CIO के इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के, और साथ ही साथ सुशील कीडिया फाउंडर कीडियानॉमिक्स के हमारे साथ, क्योंकि आज मंगलवार है, उनसे खास बातचीत करेंगे। हर्ष तक ओके, अभी काम करते हैं, पहले एक कॉल से लेते हैं। इस बीच मार्केट्स कोलैप्स होते हुए बैंक निफ्टी इस वक्त डे लो की ट्रैजेक्टरी में। क्या रिवर्सल आया 500 पॉइंट का इस वक्त एग्जैक्टली फ्रॉम 50 डेमा कॉल राइटर्स जोन। HDFC बैंक कोलैप्स होता हुआ, और HDFC बैंक इस वक्त अब आ चुका है नवंबर 2022 के बाद के अब तक के सबसे लोवेस्ट लेवल पे। फ्रेश 50 वीक लो फॉर HDFC बैंक। कॉल से लेते हैं, पहले काम करते हैं सुदीप शाह। सुदीप, आपके दो कन्विक्शन आइडियाज संक्षेप में। जी, मेरा पहला कन्विक्शन आइडिया है चैलेट होटल्स में हमने देखा है कि जो हिसाब से एक बढ़िया सा मूव आया था 550 से लेके 750 तक, उसके बाद हमने देखा है पिछले 3-4 दिन से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, 10 डेमा को होल्ड कर रहा था, और आज फॉर्मेशन में से ब्रेकआउट आया है। तो मौजूदा भाव से मुझे लग रहा है चैलेट होटल्स को लिया जा सकता है 740 के स्टॉप लॉस के साथ और 810 के टारगेट के लिए। मेरा दूसरा सूला वाइन्स। सूला में हमने देखा है कि जो हिसाब से एक बड़ा मूव आया था मेरे हिसाब से 10-15 दिन पहले 500 रुपए से लेके 700 तक आया था, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ है, स्टॉक अपने 10 डेमा को होल्ड कर रहा है, और फिर से आज वहां पे हमने एक अच्छा मोमेंटम देखा है ऑन द अपसाइड। तो मुझे लग रहा है सूला वाइन्स को लिया जा सकता है 628 के स्टॉप लॉस के साथ 669 685 के टारगेट्स के लिए। ओके, सूला विनियाद 643 पे आपका बाय ट्रेड है, कैश ट्रेड है, याद रखिएगा ये। विकास जी, गुड मॉर्निंग, आपका कन्विक्शन आइडिया इस वक्त का। दो कॉल्स आपकी। वीरेंद्र जी, देखो ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ पे एक इंडेक्स रेजिस्टेंस फेस होते देखने मिल सकता है। थोड़ा बहुत प्रेशर वापस प्रॉपर बुकिंग ऊपर के रेंज में देखने मिलेगी। मेरे दोनों भी कॉल सेल्स के रहेंगे। पहला रहेगा वोल्टास यहाँ पे हमें लगता है कि लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि ऊपर के रेंज में एक रेजिस्टेंस फेस होते देखने मिल रहा था 1050 1030। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इस काउंटर में देखने मिल रहा है, तो 1050 के स्टॉप लॉस से इसको सेल करना है। नीचे में 920 तक मुझे लगता है यहाँ पे एक ड्रॉप आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वो बॉट में चल रहा था। तो यहाँ से एक अच्छा खासा नीचे की तरफ 920 940 तक एक नीचे की तरफ डाउनफॉल इस काउंटर में देखने मिल सकता है। दूसरा रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टी भी ऊपर में रजिस्टेंस लेते हुए देखने मिल रहा था, और कल भी देखा था सैटरडे के दिन में हमने देखा कि ओपन होने के बाद वापस पूरे दिन वो एक रेंज में ट्रेड करते हुए देखने मिला। आज जो इम्पोर्टेंट रेंज थी 2300 की, वो वापस ब्रेकडाउन हो चुकी है, नीचे की तरफ ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है 2360 का, जो 2 दिन पहले के हाई के आसपास का है। तो ऊपर में 2360 के स्टॉप लॉस के साथ नीचे की तरफ मुझे लगता है कि वापस ये 2070 और 2100 के आसपास की रेंज तक वापस ये नीचे आ सकता है। तो दोनों पे काउंटर में मेरे सेल कॉल करें। ओके, चलिए आशीष बहेती को भी जोड़ लेते हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ स्पेशली अयोध्या से। बताइए आपकी ट्रेड इस समय की। थैंक यू अनुज जी, थैंक यू फॉर द विशेस। अनुज जी, पहला जो ट्रेड रहेगा वो है बजाज ऑटो में खरीदारी की सलाह रहेगी। चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है और इंट्राडे रिकवरी अच्छी देखने मिली है 20 डेमा से, तो इसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 6990 का एक एसएल मेंटेन करना है। मुझे लग रहा है इसमें 7350 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो ट्रेड है वो सिटी यूनियन बैंक में एक शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है कि इसमें एक फ्रेश गिरावट आज देखने मिली है और स्टॉक शायद अपने 200 डेमा तक भी स्लिप हो सकता है। तो 137 के टारगेट के लिए इसमें शॉर्ट करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 145 का एसएल मेंटेन करे। ओके, सेल्स यूनियन बैंक। राजेश सतपुते जी, आपके दो ट्रेड्स। वीरेंद्र जी, देखिए दोनों सेल साइड के ट्रेड होंगे। तो यहाँ पे देखिए इंडिगो इज अ सेल, 2970 के आसपास फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है। आप सेल करें 3010 के स्टॉप लॉस के साथ। इंडिगो का आज का पहला टारगेट आता है 2900 का, अगर वो भी टूटता है तो नए लेवल्स खुलेंगे, तो 2900 के टारगेट के लिए सेल करें। एट द सेम टाइम देखिए तीनों काउंटर, पीडीलाइट, बर्जर पेंट, एशियन पेंट, यहाँ पे सेलिंग हो रही है। तो अगर आपको एक चुनना है देन आप
लाइट तो एक्चुअली रडार पे था, लेकिन ये सपोर्ट पे आया है, तो लुक एट बर्जर। मुझे लगता है बर्जर ने जिस तरह से फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन दिया है, 200 DMA को तोड़ा है, वॉल्यूम्स आ रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 540 540 का टारगेट आना चाहिए। सो बर्जर पेंट सेल करें, स्टॉप लॉस जो रखेंगे हम 570 का होगा। ओके, बर्जर पेंट्स पे सेल कॉल है, 56130 पे आके ट्रेड करता हुआ। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से विषय को थोड़ा सा बदलते हैं और अब अर्निंग्स पे, निवेश पे, इन्वेस्टमेंट पे, दूरदर्शिता पे बात करते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान श्री मनीष सुनथुलिया जुड़े हैं, CIOM के इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स की बातचीत करने के लिए। मनीष जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और क्योंकि मेरी इस साल में ये पहली मंत्रणा बातचीत हो रही है आपसे, तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल पूरा देश अयोध्या में रामलला की जो आई थिंक मूर्ति स्थापित हुई, उसको उस पर्व को एंजॉय कर रहा था। पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा, ये पर्व था ऑलमोस्ट 22 जनवरी का, कैसा लगा, कैसा प्रतीत हुआ कल का ये पूरा का पूरा समारोह अयोध्या का? नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं CNBS आवाज के सभी दर्शकों को भी। और कल का जो ओकेशन था प्राण प्रतिष्ठा श्री राम जी की, बहुत ही अरसे से ये वेट कर रहे थे देशवासी, तो बहुत ही अच्छा लगा। मेरे हिसाब से ये जो यूपी का जो ट्रायंगल है, काशी, अयोध्या, प्रयागराज, ये यूपी की GDP को काफी बूस्ट देगा। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू जो यूपी जो लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का, यहाँ पर ग्रोथ, स्टेट GDP की ग्रोथ को काफी बेनिफिट मिलेगा। तो आई थिंक फ्रॉम अ कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इवेंट marks a landmark in the growth of UP as a state. अच्छा मनीष जी, जानते हैं हम अमूमन अर्निंग से बात करते हैं, हम मार्केट फेयरली वैल्यूड है नहीं बात करते हैं, EPS की बात करते हैं, लेकिन ये जो इवेंट हुआ, आई मीन एक लक्षद्वीप वाला इशू हुआ था, फिर अयोध्या, उसके बाद प्रधानमंत्री की उत्तरांचल में, उत्तराखंड में मीट, उसको एक फेवरेट वेडिंग डेस्टिनेशन बनाना, ट्रेवल टूरिज्म, एविएशन, होटल्स, बुकिंग साइट्स, इनको कितना बड़ा थ्रस्ट मिल रहा है इस CY 24 के शुरुआत में आपके मुताबिक, क्योंकि एक बड़ा स्पेस है, सेक्टर है बाजार का? मेरे हिसाब से जो ट्रैवल टूरिज्म वाला स्पेस है, अनएक्सप्लोर्ड है, अनएक्सप्लॉइटेड है इंडिया में पूरी तरह। द साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी यहाँ से कई गुना बढ़ सकते हैं। एंड अगर आप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात करें, फ्लाइट टिकट्स की बात करें, फ्लाइट अवेलेबिलिटी की बात करें, आई मीन इंडिया आज की डेट में ही शॉर्ट ऑन कैपेसिटी। एंड जिस हिसाब से कैपेसिटी बिल्डअप हो रही है आपके होटल्स में, एयरलाइंस के प्लेन ऑर्डर्स वगैरह में, सो बेसिकली लुकिंग एट एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन, तो बेसिकली लुकिंग एट द नेक्स्ट 5-7 years, द साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी हो जाएगी। एंड ऑब्वियसली कंपनीज की अर्निंग्स वगैरह में भी रिफ्लेक्ट होंगी, तो बुलिशनेस हमको इन सेक्टर्स में डेफिनेटली देखने को मिल ही रहा है, और ये आने वाले दिनों में कंटिन्यू होता हुआ लगता है। मनीष जी गुड मॉर्निंग, अनुज बोल रहा हूँ यहाँ पर अयोध्या से लाइव हूँ मैं आज, और आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से मेरी तरफ से भी आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। बैंकिंग यहाँ पर अब क्या व्यू बन रहा है? HDFC बैंक के नंबर्स के बाद मार्केट में एक थोड़ा सा क्राइसिस आया था, अभी थोड़ा कुछ हद तक ICICI बैंक ने नर्व सूद किए, लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी क्लियरली हायर लेवल पर स्ट्रगल करता है। आपके हिसाब से क्या मार्केट को इस साल बैंकों का सहारा कम मिलेगा? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मेरे हिसाब से एलोकेशन फुल है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल मनी की। इट ऑल डिपेंड्स कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को कैसे देखते हैं। मेरे हिसाब से पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, अंडर ओन्ड स्पेस है, एंड बैंकिंग सेक्टर की जितनी भी टेलविंड्स है वो पूरे बैंकिंग सेक्टर को मिलेगी इन टर्म्स ऑफ बेनाइन क्रेडिट कॉस्ट, लोन ग्रोथ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऑब्वियसली कैपिटल एडिक्वेसी पर काफी कुछ डिपेंड करेगा, ग्रोथ कितना होगा। कमिंग टू द रीसेंट चैलेंजेस बैंकिंग सेक्टर में, बेसिकली डिपॉजिट ग्रोथ की ही है। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन इज अ बिग इशू, एंड कासा में रुपया आ नहीं रहा है, टर्म डिपॉजिट्स विल लीड टू राइज इन कॉस्ट ऑफ फंड्स। सो ओवरऑल आप देखेंगे कि 40% जो निफ्टी में वेटेज था बैंकिंग का, वो घटकर अब 33-34% हो गया है, एंड ऑब्वियसली लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो मेरे हिसाब से लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जहां मुझे काफी वैल्यू दिखता है कंपेयर टू द वैल्यूएशंस,
इज आईसीआईसीआई बैंक, एंड करंट क्वार्टर के जो नंबर्स हैं वो भी ये सपोर्ट करते हैं। एचडीएफसी बैंक की खुद की ओन चैलेंजेस है इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स। आई थिंक वो एक इशू अगर रिजॉल्व हो जाए तो फिर इसमें भी थोड़ी बुलिशनेस देखने को मिलेगी। बट अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक एंड अदरवाइज पब्लिक सेक्टर। ओके, प्राइवेट सेक्टर बैंक में आईसीआईसीआई बैंक का लार्ज कैप आईटी के नंबर्स देख लिए हमने सारे। मनीष, यहाँ पर आपका पैकिंग ऑर्डर क्या होगा? क्या आपका व्यू कंस्ट्रक्टिव है लार्ज कैप आईटी पे? पहले तो ये बताइए, और अगर हाँ तो फिर पैकिंग ऑर्डर क्या होगा? आई थिंक मैं पॉजिटिव हूँ। लास्ट 2 साल से बेसिकली थोड़ी स्लो डाउन डेफिनेटली है, और करंट क्वार्टर के नंबर्स में ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस थे नहीं आईटी के नंबर्स में। फर्लोज है, स्लो डाउन है वगैरह, बट उनके कंपैरिजन में आईटी के नंबर्स ठीक ठाक आए हैं। और जो कमेंट्री जो हमें मैनेजमेंट से देखने को मिली है, बेसिकली कई मैनेजमेंट तो ये बोल रहे हैं कि विंटर इज ओवर, स्प्रिंग इज नाउ राउंड द कॉर्नर। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे तो लगता है कि अक्रॉस द बोर्ड आईटी स्पेस में वैल्यू है कंपेयर टू द वैल्यूएशन दैट दे आर ट्रेडिंग एट। ग्रोथ पिकअप होगा, और 2026 के नंबर्स मोटा मोटी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और वहां पर अगर 25 to 30 के पी में स्टॉक्स मिलते हैं, वेदर लार्ज कैप्स और मिड कैप्स, आई थिंक वहां पर उन वैल्यूएशन से एप्रिसिएशन एटलीस्ट टिल 30-32 पी हो सकता है। सो आईटी में कंस्ट्रक्टिव हो, सेक्टर रोटेशन है, अंडर ओन स्पेस है, मेरे हिसाब से ये बुलिश स्पेस है। ओके, ये आईटी पे आपका ठीक है। अच्छा मनीष जी, जब हम इस अर्निंग सीजन को अप्रोच कर रहे थे, उससे पहले जब क्वार्टरली अपडेट्स आए तो डाबर ने और मैरिको ने कुछ थके हुए अपडेट्स दिए। इस बार हमने एचयूएल के वॉल्यूम्स को देखा, उन्होंने निराश किया काफ़ी। मतलब कुछ पॉकेट्स एफएमसीजी में वाकई कोलैप्स हो रही हैं, और कुछ बड़ी आई थिंक शॉपिंग कर चुकी हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस टाटा कंज्यूमर। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं एफएमसीजी को सर, एक ऐसे समय में जब रूरल इंडिया से, ग्रामीण भारत से वॉल्यूम्स उतने जनरेट नहीं होते दिख रहे हैं? आपका पिकिंग ऑर्डर एफएमसीजी में क्या है? आप इस स्पेस को कैसे देख रहे हैं इस वक्त? वैल्यूएशंस vis-a-vis वॉल्यूम ग्रोथ काफी डिसअपॉइंटिंग है एफएमसीजी स्पेस में। ओवरऑल ये स्पेस मेरे हिसाब से अंडरवेट रहना चाहिए। हमारा टॉपिक इसमें जो हमारे पोर्टफोलियो में भी है वो है आईटीसी, एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू आपके अर्निंग्स ग्रोथ बोथ इन द टोबैको सिगरेट एज वेल एज एफएमसीजी स्पेस में। बट अदर नेम्स लाइक 2% वॉल्यूम ग्रोथ आपकी एचयूएल की vis-a-vis आपके 6 लाख करोड़ का वैल्यूएशन, रूरल अभी रिकवरी मोड में है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई अप्रिसिएशन एफएमसीजी स्पेस में हो सकता है, इसीलिए हम तो ये अंडरवेट देखते हैं। बट इलेक्शंस राउंड द कॉर्नर है, वोटर्स के हाथ में थोड़ी सी इनकम देने की जो संभावना जरूर है। रूरल रिकवरी एट द मार्जिन डेफिनेटली हो रहा है, but is there any room on the table with regard to valuation? The answer is a clear no. So unless and until markets risk off हो जाता है, जो कि अभी नहीं है, risk on है, I think FMCG space on an overall basis because of valuation थोड़े से underperform करें। यूएस यूनाइटेड स्टेट्स की इंडिसेस न्यू हाई में ब्रेक कर गई, और लास्ट 2 दिन में जो डॉलर इंडेक्स और यूएस 10 ईयर यील्ड की चार्ट्स खतरा बने बैठी थी, उनमें भी अब एक डाउनवर्ड टिक शुरू हो गया। तो ग्लोबल मार्केट्स को अगर हम देखें तो यहां तेजी का मन करेगा, पर जब मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की चार्ट्स को देखता हूं और खासकर इंट्राडे स्ट्रक्चर्स को, तो फिलहाल इंडाइसेस को बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मुझे नहीं दे रही हैं कि कोई बहुत बड़ी मूव हो जाएगी। बट उन्हीं के बीच में अगर मैं स्टॉक्स पे इंडिविजुअली जाके देखता हूं तो इंडिसेस को एक बार, आज की मेरी वार्ता का सारांश ये है कि एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके ऑब्सेस्ड ना हो। इंडिविजुअल स्टॉक्स में अभी भी लेके कोशिश करने में पैसा बनाना ज्यादा आसान है। वो शॉर्ट वॉट करके अपोलो हॉस्पिटल शॉर्ट कर दिया, नया आई आ गया, भारती शॉर्ट कर दिया, नया आई आ गया, बीपीसीएल शॉर्ट कर दिया, नया। भले स्ट्रक्चरली चार्ट्स आगे कमजोर है, पर शॉर्ट सेलिंग करके कोई भी स्टॉक्स में पैसे बनाने की कोशिश करने में बहुत ज्यादा बारीक काम करना पड़ेगा। तो जो सरल पैसा है वो अभी भी लॉन्ग्स में। तो आप देखो अडानी इंटरप्राइज, मुझे लगता है अभी भी यहाँ से 200-250 रुपए और बढ़ जाने की जगह है। अगर पीसीआर मेरा चार्ट दिखा पा रहा है तो सैटरडे की ट्रेडिंग में अडानी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये रिवर्सल मूव दे दिया, और यहां से अब एक बार
3340-50 में कहूंगा, मौके पे ये 3500 भी हो गया था, मुझे बड़ी बात नहीं लगती। विडंबना एक और है, जब अडानी बहुत जोर से चलता है, साथ में इसके अडानी पोर्ट्स भी है इंडेक्स पे, वो भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं डैमेज आएगी, तो वो आईटी के स्टॉक्स में आएगी। अब बैंक्स के अंदर में मैं देखूं तो एचडीएफसी बैंक ने जो त्राहिमाम मचवा रखा है वो आज भी थोड़ा नरम है, पर कोटक महिंद्रा के औसत रिजल्ट्स पे भी कोटक महिंद्रा ने टेक्निकली बड़ा रिवर्सल और अप मूव दे दिया। तो इतना एक ही दिन में सैटरडे में मूव होने के बाद आज कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ से 50-60 बढ़ जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक अभी भी यहाँ से 70-80 रुपए बढ़ते लग रहा है। तो आपके सीमेंट के स्टॉक्स में डालमिया भारत में एक नया हमारा बाई ट्रेड आ सकता है। पर अक्रॉस द बोर्ड अगर कहीं तेजी के रंग ढंग जो हैं, वो हमारी पिछली बार में जो बात हुई थी कि केमिकल स्टॉक्स में, उसमें भी बहुत सारे पूल्स हैं, डिलीवरी का सौदा करने वाले के पैसे बनेंगे ज्यादा। तो उस लिस्ट में मेरे पास फाइन ऑर्गेनिक्स है, उस लिस्ट के ऊपर हम अल्काइल अमाइंस, बालाजी अमाइंस को रखेंगे, उस लिस्ट पर हम अनुरस को भी रखेंगे। तो ये 4-5 केमिकल्स के स्टॉक्स है जिनको लेके मुझे लगता है अगले 1 महीने में अच्छा पैसा बन सकता है। ओके, अच्छा सुशील जी, आज थोड़ा मुझे बताने, आपने न्यूज फ्लो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? अभी जी में इस समय एक लोअर सर्किट लगा हुआ है। जी में अब आप क्या व्यू रखेंगे? क्या वो व्यू नलिफाई होगा या फिर लोअर लेवल पे और अगर नीचे गिरता है तो मौका मिलेगा? क्या व्यू होगा यहाँ पर? देखिए, अगर ये चार्ट आपके सामने मेरी अगर खुली हुई है तो अब कोई फंसा हुआ है तो उसको तो वास्तव में चिंता की बात होगी कि नॉर्मल रेंजेस से इस तरह का ये क्रैकडाउन आ गया। पर मैं अगर स्ट्रक्चरली चार्ट को देखूं, ये जो राइज आया था, इस राइज का सिर्फ एक करेक्शन चल रहा है। तो अब ये 172 तक का डबल बॉटम बनाएगा या उसके पहले घूम जाएगा। तो जो अपनी क्वांटिटी को ठीक रख के चलते, और अनुज अगर आज चारों तरफ राम जी की लहर है तो मैं एक बात को छोटी सी कहना चाहूंगा जो सब ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए जीवन भर काम आएगी। हम सारे समय ज्ञान को लेकर के विचलित रहते हैं, और क्या नया पता कर लें, और क्या एक्सपर्ट का ओपिनियन ले लें, और कौन सी नई थ्योरी सीख लें। तो रावण से ज्यादा ज्ञानी पुरुष हमारे इतिहास में नहीं था, और उसके अहंकार के कारण वो सबसे बड़ा राक्षस माना गया। तो ट्रेडिंग करते वक्त पोजीशन जहां बड़ी हो जाएगी वहां अहंकार आ जाएगा और बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो जिसकी रीजनेबल पोजीशन है वो जी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई इस चीज में पैनिक करने की जरूरत है। अच्छी कंपनी है, बहुत सारी उनके पास अच्छी एसेट्स है, सोनी नहीं तो एएमजी सही, एएमजी सही तो रिलायंस सही, और कोई नहीं तो सुभाष चंद्रा जी सही। कंपनी में दम है और इस भाव में ये फोकट में मिल रही है। अब एक बार सेंटिमेंटल पैनिक में और 20 रुपया कोई ने घटा लिया तो वो समस्या सिर्फ उन लोगों के पास है जिन लोगों ने रावण की तरह बड़ी बड़ी पोजीशंस ले ली और अपने अहंकार के कारण मार खा रहे हैं। चार्ट के हिसाब से भी, फंडामेंटल के भी हिसाब से, जब भी ये माहौल 1-2 दिन में सरकेगा, रावण तो खैर मरेगा ही लास्ट में, पर सेंसिबल तरीके से राम नीति से चलने वाले या इन्वेस्टर का मोटा पैसा बनेगा। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि इस साल में 400 भी हो जाए और 450 भी हो जाए। ओके सुशील जी, इस वक्त जो इस पूरी प्रॉब्लम का सेंटर पॉइंट है एचडीएफसी बैंक, इस पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? अब 1450 तो लगेगी आज स्क्रीन पे। ये जो ब्रेकडाउन पिछले 4 सेशन में, 5 सेशन में हुआ है, ये इसे कहां तक ले जाने की गुंजाइश रखता है? एक बार तो ये बहुत भयंकर ओवरसोल्ड है। इस चार्ट को देखिए आप, चाहे डेली चार्ट पे ये आरएसआई जो इसका 22 का हो गया, जैसे कि ये एचडीएफसी बैंक ना हुआ है कोई जेड ग्रुप का स्टॉक हो गया, मतलब पीट के रख दिया है। आवरली चार्ट पे आप देखो, मोमेंटम घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है, मतलब स्टॉक की गिरने की रफ्तार बहुत कम हो गई है। तो मैं यहां से शॉर्ट सेल कर दो इस तरह की सलाह तो किसी को दे ही नहीं सकता, वो सारे चले गए मौके। अभी एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है, हो सकता है और थोड़ा एक आध दिन नरम रह जाए, पर मैं इतनी सलाह जरूर दे सकता हूं कि जहां 1475 के ऊपर चल पड़े, जिस दिन भी, कल परसों तरसों, शॉर्ट्स काट के लॉन्ग कर लेना। ये एचडीएफसी बैंक को भी 100 रुपया रिबाउंड 1470 के ऊपर जाने में टाइम नहीं लगेगा, घूमेगा तो ये भी कोटक की तरह एक बार में जोर में बढ़ जाएगा। या बेच के कमाने की कोशिश करना एचडीएफसी बैंक में समझदारी बिल्कुल नहीं लग रही है। और 1475 का स्टॉप लॉस रखिए जिनका शॉर्ट है, जो सौभाग्यवान लोगों ने शॉर्ट कर दिया था। बाकी 1475 के ऊपर जाते हम लॉन्ग जरूर करेंगे। ओके, 1475 के ऊपर आप एक लॉन्ग ट्रेड जरूर लेंगे। और कुछ पॉकेट्स सुशील जी जो बहुत अच्छा कर रही हैं, उसमें मतलब मैं मिक्स एक नाम ले रहा हूँ जिसमें से आप अगर कुछ प्रिफर करते हो तो उसका उल्लेख आप कीजिएगा।
OMCs अच्छा मूव देती हुई, आप ONGC को देखिए अच्छा मूव दे रहा है, PSUs में रेलवेज बहुत अच्छा कर रही हैं, IRCTC ने 1060 का भाव दिखा दिया। इसमें यहाँ पर अपस्विंग की गुंजाइश आपको कहाँ नजर आ रही है, जिसको चेस करना अच्छा होगा अभी, या फिर डिप का इंतजार करें? अब आप देखो IRCTC की तो जो चार्ट मुझे यहाँ दिख रही है वो लास्ट 1 घंटे में 1040 वाला 980 हो गया। तो ये सारे एक्सट्रीमली ओवरबॉट नेम्स हैं। और वीरू, मैं ना आपके जैसे इतना काबिल नहीं हूं कि मैं 1-2 घंटे का खेल खेल पाऊं। मुझे कम से कम 3-4 दिन की चाल मिलनी चाहिए और वो 1-1 घंटे में पलट जाऊं, इतना मैं अभी तक स्थित प्रज्ञ हो नहीं पाया हूं। तो ये मेरे बस के बाहर के स्टॉक्स हैं और इनके अंदर जब भी हमको प्रॉपर सेल सिग्नल मिलेगा हम 10-15-20% इनको बेच के कमाने के इंतजार में रहेंगे। लेंगे बिल्कुल भी नहीं, और मैं ये नहीं कह रहा कि वो अभी का भी हो जाएगा, अभी सिग्नल नहीं है, पर जब आएगा उस दिन हम बेचेंगे। लेना बिल्कुल नहीं हमें। ओके, शुक्रिया सुनील जी। बाकी बात यह है कि हमें खेल खेलना अलाउ ही नहीं है, तो हम खेल खेल ही नहीं सकते। जिस दिन नहीं, आप एक मेंटली आपकी फ्रीक्वेंसी जो है ना, आप 1-2 घंटे वाला खैर चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, जिस दिन लेंगे उस ढंग से लेंगे, चिंता मत कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं अपने आई थिंक नोट पे शुरुआत में लिखा था कि इट्स अ रिवर्सल कोलैप्स, 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बैंक निफ्टी कोलैप्स हो गया और अब करीब 45,838 और निफ्टी अब 21,603 पे डे लो की ट्रेजेक्टरी में आता हुआ। और आज का कल्पिट एक बार फिर से बैंकिंग और इन द लीडरशिप ऑफ HDFC बैंक रखिएगा स्क्रीन पे। HDFC बैंक एट 1441, लास्ट मैंने टेक चेक लिया था इस पे 1459 पे, 1441 पे। कोई मेहमान है डॉक्टर साहब हमारे साथ? नहीं, नीरज जी मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं इस वक्त। विकास, एक टेक चेक 1441 HDFC बैंक कहाँ जा रहा है अभी? तो देखो इस में हमने देखा है कि यहाँ पे अभी भी जो चार्ट स्ट्रक्चर है स्ट्रॉन्ग नहीं दिखा रहा है। जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट थे 1460, उसके नीचे अभी ये वापस ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है नीचे में जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन देखने मिलेगा वो 1370 1390 का है। तो वहां तक मुझे लगता है ये फिसल सकता है नीचे की तरफ, जिस हिसाब से आज उसमें एक प्रेशर देखने मिल रहा है। ओके, शुक्रिया विकास। सब चलते नीरज जी के पास। नीरज जी, सब कुछ अच्छा लेकिन मान नहीं रहा है HDFC बैंक इस वक्त, पूरी प्रवाह किससे बिकवाली FIs की डे लो। हाँ बिल्कुल, खास तौर पे मिड कैप में आप देखिए तो अच्छी खासी 400-500 पॉइंट की वीकनेस, और ऊपर से देखें तो और ज़्यादा कमज़ोरी आती हुई दिख रही है। और निफ्टी में भी अच्छी खासी कमज़ोरी ऑलरेडी आ चुकी है। तो चलिए देखते हैं दिन कैसे गुजरता है। अभी शुरुआत में तो ऐसा लग रहा है काफ़ी दबाव में है बाजार, एडवांस डिक्लाइन भी बिगड़ चुका है। लगभग 1 के सामने 2 से ज़्यादा शेयर, यानी 2 के सामने लगभग 5 शेयर की कमज़ोरी देखने को मिल रही है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।